चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड करा था मैंने, कौन सा करें। ये क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं चैट में डाल दूँ, अगर आपको चाहिए हो तो अपने पास आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी स्क्रीन से क्वेश्चन को रीड करें और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो हम सब लोग मतलब क्वेश्चन रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी, और फिर उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
अच्छा, म्यूट इसलिए किया हुआ है कि आप लोग अगर इसको थिंक कर सकें और इसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर हम इस पे देखते हैं कि किसको किस्सा करना है। आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप समराइज कर सकते हैं, या अगर कुछ समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मैं वो पूछ लूँ? जी जी। सर मेरा ना आज पहला दिन है, मुझे कल पता चला था इस प्लेटफॉर्म का, और ये लीड कोड से रिलेटेड ना मेरा आज पहला सेशन है। तो आप मुझे क्या रेकमेंड करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ साथ चलूँ डेली, या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं फेसबुक पे वो हाँ, फॉलो करूँ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा कि आप पूछ लिया। तो इसमें ये है कि आप साथ साथ चलें। इसकी फिक्र ना करें कि सेशन कब शुरू हुआ था। तो ये किसी दिन कोई पार्टिसिपेंट होते हैं, किसी दिन कोई होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि डेली होते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपने जो किया है वो आज का जो है ना क्वेश्चन, उसको आप डिस्कस करने पे रहें। और कोशिश करें कि नेक्स्ट जो कमिंग सेशंस हैं उसमें आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करते रहें, या उसको एटलीस्ट अटेंड करते रहें। ठीक है, तो लाइव जी। सेशन करना होता है, अदरवाइज यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा मटेरियल और मतलब वेल ऑर्गेनाइज वे में पड़ा हुआ है। तो रिकॉर्डेड उसका मेरा ख्याल है कोई इसमें अच्छा। रीजन नहीं है कि आप 1 घंटा लगा कर एक कंटेंट्स का एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहें। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। मेरा भी फर्स्ट डे है यहाँ पे। आज मैंने अभी लीड कोड के बारे में और इवन आई कोड गुरु के बारे में भी इन्हीं दिनों सुना था। तो आज फर्स्ट डे है इस लेक्चर के अंदर। तो आप मुझे बता दें, ये इसमें जो कुछ प्रॉब्लम है वो हार्ड होते हैं, मुश्किल हैं, कुछ आसान है। तो आप कौन से प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और मैं किधर से शुरू करूँ लीड कोड को? ये और हर बंदा ना इजी जो से शुरू करता है। है ना, अच्छा उसमें एक मैंने वीडियो देखी थी, वो बता रहे थे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो पहले करें। तो आपकी क्या सजेशन है, मैं क्या किधर से स्टार्ट करूं? देखिए, ये ऐसी चीज है, आपको ना बेसिक से स्टार्ट, बेसिक का मतलब है इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, तो हर क्वेश्चन नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट ही होता है। तो आप इजी डिफिकल्टी लेवल का, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन ओपन किया, वो इजी डिफिकल्टी लेवल का। ठीक है, ये आप करेंगे, करते अच्छा। जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपको होगा कि मैं मीडियम ट्राई करूं। मीडियम में जब आप बहुत सारे कर चुकेंगे तो फिर आपको हार्ड की तरफ जाना चाहिए। और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, ये आप एवरीडे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू जब आएगा तब तक आप मैच्योर हो चुके होंगे अपनी कोडिंग। नहीं नहीं, उन्होंने ये बताया था कि इस पे एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं 150, मतलब लीड कोड पे ही। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, अ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी अभी जी। 150 को 150 का कुछ फायदा भी होता है कि आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उससे कोई, अभी आप बेसिक्स करना शुरू करेंगे, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। 150 के अंदर अगर मीडियम भी आ रहे हैं और इजी भी आ रहे हैं तो आपके लिए शायद इतना इजी ना हो के शुरू में आप इजी क्वेश्चंस को टारगेट करें। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता, ठीक है, जी मैं कहता कि 1200 1300 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, या बल्कि इससे ज्यादा है, 2000 क्वेश्चन है लीड कोड पे लेट से। तो मैंने सारे तो नहीं करने, सारे कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर लीड कोड पे जाऊँ ना, तो मैं लिस्ट कर लूँ कि यहाँ पर 2-3 तरीकों से आप देख सकते हैं। कोडिंग पैटर्न्स एक चीज होती है कि एक कैटेगरी के जो है ना, जैसे एरे के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एरे के क्वेश्चंस, ये सारे वो होंगे जो कि जिसमें एरे से रिलेटेड होगा। उसमें आप ना डिफिकल्टी लेवल जी को जी। करें तो ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें से ना आप सिर्फ इजी को पकड़ लें, और उसमें से भी अगर आप कहें कि जो ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये उन क्वेश्चंस को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें से इजी क्वेश्चंस आप पिक करना शुरू कर दें, जो ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज अच्छा। कि आप उसको कैटेगरी वाइज ले लें, या फिर कंपनी के रिस्पेक्ट से ले लें कि अगर गूगल के क्वेश्चन, लेट से गूगल एक नोन एक वो है कि उसके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इधर से यहाँ से भी पिक कर सकते हैं जो इजी क्वेश्चंस हों, जो मोर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मतलब पूछे गए हों। ठीक है, जी जी। तो इसकी ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसकी ना आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके ना इसको एक्सेल शीट में पेस्ट कर लें। वहां से जब क्लिक करेंगे ना तो ये लीड कोड पे ही क्वेश्चन ओपन होगा। ठीक है, तो वहां पर ना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अच्छा मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिए।
अदरवाइज फिर ये है कि लीड कोड पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर आपको ट्रैक करना मुश्किल होगा कि कौन से आपने कर लिए हैं, कौन से। वैसे तो टेक अप ईयर हो था, लेकिन मतलब डिफरेंट चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करें मैडम फिजा, अगर आप इसको समराइज कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन एन n by n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड, और आपने इसको मतलब इसके ऊपर स्लाइडिंग विंडो 3x3 के हर पॉसिबल मैट्रिक्स के ऊपर, लाइक दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, 3x3 के जितने भी मैट्रिसेस इस n by n ग्रिड में बन रहे हैं, आपने उनमें से हर उस 3x3 मैट्रिक्स को पिक करना है और उसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू उस विंडो में से निकाल के तो आपने वो रिटर्न करानी है। सो इन दिस केस यू इफ यू सी दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स, तो 4x4 मैट्रिक्स को जब आप मतलब जब उसकी विंडोज लगाएंगे 3x3 की, तो वो आपका 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस वजह से कह रहा है कि यू नीड टू जनरेट एन n-2 टाइम्स n-2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपके पास 3x3 का फर्स्ट आपने विंडो लिया, उसमें मैक्सिमम आपके पास 9 आ रहा है, तो आपने पहली वैल्यू 9 यहाँ पर रख दी अपने न्यू जनरेटेड मैट्रिक्स में। फिर आपने अपनी विंडो को स्लाइड किया और अब आप इस वाले मैट्रिक्स पर आए, बल्कि इसको कलर को डिफरेंट कर देती हूँ, वो भी हो नहीं रहा। तो आप इस पर आए, अब यू कैन सी कि ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी लोकल वो भी 9 है, तो आपने वो 9 वैल्यू यहाँ पे डाल दी। फिर नेक्स्ट आप जो है इस वाली नेक्स्ट विंडो आपकी ये वाली होगी, क्योंकि अब फर्दर आप यहाँ से आप इधर तो जा नहीं सकते हैं। इफ यू विल ट्राई टू गो लाइक दिस, सो इट विल गो आउट ऑफ बाउंड, सो यू विल हैव टू नाउ स्लाइड डाउन। मतलब जब तक आप स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं यू विल हैव टू स्लाइड लेफ्ट, और वंस यू कैन नॉट स्लाइड लेफ्ट एनीमोर, तो फिर यू विल स्टार्ट स्लाइडिंग टू डाउन। अब आपने डाउन स्लाइड किया, सो हियर यू कैन सी दैट मैक्सिमम इन दिस विंडो इज 8, सो आपने यहाँ पर 8 डाल दिया। फिर यहाँ से आपने कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड पे मूव करते जाना until you can move to the left side, and here you will see कि 6 is the maximum in this window, तो यहाँ पे आपने 6 रिटर्न करवा दिया। तो this is the question. अच्छा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में मैडम ने बड़ा अच्छा क्लियरली एक्सप्लेन किया। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग मुझे ये बात तो अंडरस्टैंडिंग होगी है कि 3x3 का जो हम मैट्रिक्स है उसको प्लेस करके तो मैक्स लेंगे तो हमारे पास ये आंसर में आएगा। सिंपल जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो तो इजीली मतलब सिंपल होता है कि हम लोग उसमें दो लूप्स यूज़ करते हैं। ये 2D जो विंडो है 2D स्लाइडिंग विंडो, इसको किस तरह से हम लोग मूव करेंगे। 3x3 की विंडो है तो उसको हमने पहले फर्स्ट 3 स्क्वायर्स क्लियर करना है, फिर आगे जाना है, फिर नीचे आना है और फिर एंड पे जाना है। सही है। अच्छा, इसमें ना एक बात ये होती है कि पहले आप ये सोचें कि अगर ब्रूट फोर्स करेंगे ना, ब्रूट फोर्स का मतलब ये है कि आप जिस तरह मैडम ने एक्सप्लेन किया कि मैं पहली पोजीशन ये बनती है, ठीक है, तो इसका मैक्स निकालूं, ठीक है, तो इसमें जितने भी मैक्स है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रूट फोर्स में अगर मैं ये कहूँ कि मैंने स्लाइडिंग विंडो नहीं कह रहा, मैं ब्रूट फोर्स कह रहा हूँ, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो इधर आप कह लें कि ऑप्टिमाइज अप्रोच कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रेड वाले के लिए जो है वो इसमें कौन सी है, इसमें 2 है, ठीक है। तो जो काम आपने पर्पल में किया था और उसके बाद आपने रेड में किया, तो कुछ आपका ना डुप्लीकेट फर्क है, ठीक है। या ये कह दें कि आपको पूरे 3x3 का दोबारा से करना पड़ेगा एक नंबर कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड वर्क है। इसका मतलब है कि आपको ये जो रेड वाला ब्लॉक है उसको करने के लिए जो पर्पल में आप ऑलरेडी कर चुके थे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, आप दोबारा से उसको रिकम्प्यूट करें। तैमूर जो पूछ रहे हैं ना, तैमूर ये पूछ रहे हैं कि इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। आप लोगों से मैं मतलब आपको मैं कहता हूँ कि आपके माइंड में क्या है, फिर मैं अपना आइडिया बता सकता हूँ कि मेरे माइंड में क्या है। आपके माइंड में क्या आता है तैमूर, आप या मैडम फिजा, कोई एनीवन? अच्छा, मुझे मतलब ये लाइक आई फील कि आप इसको जरा फ्रंट टॉप वाले पे स्क्रॉल अप करते हैं। अच्छा, टॉप वाले पे करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ब्रूट फोर्स जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
n क्यूब होगी एन क्यूब क्यों होगी? सर। एक तो वो ट्रेवर्स करने में n स्क्वायर हो जाएगा हमारा ना, और जो हम लोगों ने तीसरी चीज विंडो को स्लाइड करना है उसके लिए एक हमारे पास आउटर लूप होगा n। तो वो 9 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर नहीं होनी चाहिए? मतलब आपका जो 3/3 है वो तो डिफाइंड है ना, तो वो एक मल्टीपल ऑफ 9 मेरे ख्याल में बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में उससे ओ ऑफ एन स्क्वायर ही कहेंगे। एन का मतलब है कि एन बाय एन का नॉर्मली इस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि एन बाय एन है ना, जिस तरह इसने कहा हुआ है एन बाय एन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, अगर से मैं एन कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में तो ओ ऑफ 9n बनना चाहिए। मैडम करेक्ट मी अगर आप, अगर n I एलिमेंट्स। don't think so it will be 9n. इसको अगर हम n लेंगे तो इस केस में it will be n squared, क्योंकि ना इस केस में it will be like हम इस n by n को अगर n कह रहे हैं ना तो it will be n squared. Why? Because आप एक चीज को ये सिंपल n 9n उस केस में आप इसको 9n भी ना कहें। अभी सिंपली let's just don't take this 9. Let's suppose कि you are initially just taking this first 3 elements, then these 2, then these. उस केस में you know कि आपने एक पूरी जब ग्रिड चलानी है तो n by n which is actually n which will be constant, जिसमें आप रिपीटेशन नहीं कर रहे, आप हर रो एंड कॉलम को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं। बट इन दिस केस वी आर रिविजिटिंग एवरी सिंगल ऑफ दीज रोज। तो यहाँ से हमने फर्स्ट टाइम पे इसको विजिट किया, ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल 3x3 का ग्रिड था। फिर हम 3x3 के ग्रिड पे दोबारा आए, तो मतलब इन वर्स्ट केस ऐसा हो रहा है कि आप जो है ना एवरी सिंगल रो को जो है ना वो n स्क्वायर टाइम जो है वो मैडम देखिए, अ, मैं आपको वो करता हूँ, देखिए आप इस जगह पे हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो पर्पल वाले एलिमेंट्स हैं इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इन 9 एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, यू कंप्यूटेड 1 नंबर राइट फॉर दीज नंबर्स, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा कि अच्छा अब मैं ये जो विंडो है इसको मैं मूव करके मैं इस नंबर से करस्पॉन्डिंग जो भी 3x3 का बन रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में 9n ही बनेगा, क्योंकि हर n का मतलब है टोटल एलिमेंट्स इन 2D है, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह लिखा था कि स्मॉल n जो है वो उसकी रो और वेक्टर है, रो और मतलब कॉलम है, और n जो है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 9n कहूँ तो मेरे ख्याल में मैं करेक्ट हूँ कि ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है कि n टाइम आपको एवरी टाइम 9 एलिमेंट्स में से मैक्स निकालना पड़ेगा। n आपका जो है वो ओवरऑल ग्रिड है, राइट, और यहाँ पे आप ये पहला वाला ले रहे हैं, तो दिस इज मतलब n उस केस में कहेंगे दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, मतलब यू इवेंचुअली मूविंग हियर इन मतलब 9 टाइम्स आप, कि आपका 3x3 9 का वो बन गया, तो इट्स मीन यू हैव टू परफॉर्म दोस 9 ऑपरेशंस। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे ओवरलैपिंग्स हो रही हैं इन चीज़ों के ऊपर। जो आपका ये था ना कि आपने फर्स्ट टाइम ये पिक किया, ठीक है, आप जब सेकंड टाइम इसके ऊपर आए ना तो आपकी ये वाली चीज रिकम्प्यूट हो रही है विच इज नॉट एग्जैक्टली इसी 9। वजह यू से तो कैन 9 मूव से ऑन। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें, क्योंकि आप इस एलिमेंट पे आए ना, उससे आगे 3x3 का एक वो है, मतलब ये कॉर्नर एलिमेंट है उसका, जस्ट टू रेफरेंस देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस एलिमेंट के अगेंस्ट जो आपका जो जिसमें ये कॉर्नर एलिमेंट होगा, तो आपको 9 एलिमेंट्स का फर्दर निकालना पड़ेगा, तो जितने एलिमेंट्स हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मेरे ख्याल में इस तरह एन स्क्वायर अभी नहीं तो हो बनेगा। रहा है ना कि मतलब जब हम इधर भी आ रहे हैं तो ये देखें ये वाली चीज कितनी बार रिकैलकुलेट हो रही है, मतलब दिस वन देखिए दिस आप होल। इसी की वजह से ये 9 कह रहे हैं ना, कि आप ही कह रही हैं कि ये इस एलिमेंट को स्टार्ट करते हुए ये एक 3x3 का वो बन रहा है, ठीक है, अब मतलब जितने एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 9 इसलिए 3x3 वो डिफाइन है, वो डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक हमें पता है 3x3 एक गिवन कांस्टेंट नंबर है, ठीक थोड़ा है। सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है, बट आई विल ट्राई टू ड्राई रन इट, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन लगे, बट स्टिल आई विल लाइक यू माइट बी राइट, बट आई विल गो विद इट। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि इसको ऑब्वियसली जो आप कह रही है ना रिपीटेड वर्क है, देर इज नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर ये 9n है ना तो इसको ओ ऑफ एन ही कहेंगे, राइट, क्योंकि स्केलर जो मल्टीपल ऑफ जो है
फॉर एग्जांपल ये 1000 बाय 1000 होता है, एन अगर 1000 होता है, डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। मैट्रिक्स 100, ठीक है, ग्रेड साइज जो है एन उसकी लेंथ है 100 तक हो सकता है, ठीक है। तो 100 बाय लेट से 100 है, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9, उतनी दफ़ा आपने इसको कंप्यूट करना था, ठीक है। तो ओ ऑफ 100 ही कहलाएगा या ओ ऑफ एन ही कहलाएगा, ठीक है, जितना साइज ऑफ ग्रिड होगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो रिपीटेड वर्क है उस पर कोई मतलब, ऑल्दो उससे ओ ऑफ एन हो सकती है, जो कि स्टिल अभी ओ ऑफ एन ही है, लेकिन अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कोई फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो स्टिल हाउ इट विल रन, रिपीटेड वर्क को हम किस तरह काम कर सकते हैं। जैसे आप कह रही थी कि इसके अंदर ये हमने एक विंडो है जिसको मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, उसके बाद नेक्स्ट जब लिया तो उसमें कुछ रिपीटेड वर्क है, ठीक है। रिपीटेड वर्क का मतलब है जो दोनों में आपको कॉमन है। तो मेरे माइंड में ना इस तरह आता है कि अगर इसे हीप बना लिया जाए, ठीक है, हीप में ना क्या होगा कि हम उस वैल्यू को रख रहे होंगे और उसका इंडेक्स रख रहे होंगे INJ, ठीक है, मैक्स हीप होगी, ठीक है, मेरे ख्याल में, ठीक है। इसे टप्पल कह लें या जो भी कह लें, एक वेक्टर की फॉर्म में रख लिया। तो अब हीप क्या करेगी, आप ये समझें कि ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज जिसमें 3x3 के एलिमेंट्स थे वो सारे इसमें चले गए, ठीक है, और आपको एक टॉप पे एक एलिमेंट मिल गया जो कि बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू सबसे बड़ा था, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब विंडो को मूव करना है ना, जिस तरह ये रेड पे जब हम मूव करेंगे, स्लाइड किया, ठीक है, अब वो एलिमेंट्स इस हीप के अंदर जाएंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है कि ओल्ड एलिमेंट मैक्स हो तो स्टिल वो टॉप पे आए, ठीक है। तो आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा कि क्या ये बेस्ड ऑन माय करंट जो है 3x3, क्या जो टॉप पे एलिमेंट आ रहा है वो मेरा डिजायर्ड है या नहीं, डिजायर्ड मतलब डिपेंडिंग ऑन उसकी रो और कॉलम क्या है, ठीक है। तो अगर वो डिजायर्ड नहीं है तो उसको पॉप करेंगे तो नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट पॉप करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको हो सकता है कि सारे के सारे वो मिल रहे हो जो कि आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको उतनी दफ़ा पॉप करना पड़ेगा, अल्टीमेटली यू विल गेट समथिंग दैट विल बी मैक्सिमम विद इन द विंडो यू आर इंटरेस्टेड। मेरे ख्याल में इस तरह करके ना वो, तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो नए एलिमेंट्स है ना, जैसे विंडो मूव की तो उसमें नए एलिमेंट्स कौन से शामिल हुए, नए एलिमेंट्स ये वाले शामिल हुए जब वो ऑरेंज से जब वो स्लाइड करके रेड पे आ गया ना, तो ये एलिमेंट्स इसमें डलेंगे और दोबारा से जो मैक्स होगा वो कंसिडर होगा जो टॉप पे होगा, ठीक है। और इसमें से हम टॉप, इनको नहीं लेंगे, मतलब अगर टॉप पे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज पड़ी हुई है, टॉप पे अगर ये एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स पे होगा तो वो हमें इनको पॉप करते जाएंगे अगर ये आउट हाँ ऑफ विंडो चले गए हैं, हाँ, राइट। मतलब देखिए दो तरीके होते हैं ना, मतलब दो मीन के जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसमें आपको स्टार्ट मूव करना पड़ता है ना, ठीक है। स्टार्ट आप किस तरह मूव कर सकते हैं, स्टार्ट मूव इस तरह कर सकते हैं कि आपको कोई सॉर्टिंग तो चाहिए होगी ताकि नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके लिहाज से वो, अब मैक्स हीप के अंदर आप सिर्फ टॉप एलिमेंट को मतलब रीड कर रहे होते हैं ना, उससे नीचे एलिमेंट्स का नहीं पता कि आप ये कहें कि जो इन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। नहीं नहीं, ये हो सकता है ना, हो सकता है कि इसमें ये 9 ना होता, यहाँ पर ये कुछ और वैल्यू होती, 7 होती, तो ठीक है, टॉप पे ये 9 आ रहा होता, तो उस केस में हमें रिमूव करना था इसको, क्योंकि वो हमारी विंडो से बाहर चला गया ना, तो हम हाँ इसको तो करंटली ले नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैक्स हीप के अलावा कोई और तरीका हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप मैक्स हाँ, हीप नहीं बताएं। थिंकिंग अनदर, ये पता नहीं वो चलेगा कि नहीं, बट लेट्स जस्ट इसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। जी जी श्योर। क्लियर नहीं हुआ, ओके। मैं ये सोच रही थी कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर रो वाइज अगर हम चलें तो यहाँ तक आई नो के इधर वैल्यू 9 नहीं, इधर से मैं चलूँ तो आई विल सी के यहाँ तक वैल्यू मैक्स 6 है, इधर तक मैं आई एंड आई सॉ के वैल्यू मैक्स यहाँ तक थी 8। आई एम नॉट श्योर कि इफ इट विल वर्क, बट थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे रही हूँ। अब हमने यहाँ से अपनी विंडो को मूव किया इधर, ठीक है। व्हेन वी मूव्ड हियर वी नो के प्रीवियस वैल्यू वाज 9, लार्जेस्ट वैल्यू वाज 9, करंट वैल्यू इज 1, तो इसका मैक्स यहाँ तक 9 हो गया,
इसकी अगर इसकी रो में जाएं तो प्रीवियस वैल्यू वाज 6 और करंट इज 6, सो इट्स मीन कि यहाँ तक मैक्स इस रो का 6 है। यहाँ पे मैं आऊंगी तो मैक्स इस रो का प्रीवियस मैक्स वाज 8 एंड करंट मैक्स वाज 4। तो ये मसला होगा अब इसके अंदर। दिस वाज आई वाज थिंकिंग कि इसमें ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अब हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तक 8 ये था, तो वी विल जस्ट सेट इट टू देखिए 8। डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, अगर आपने 8 निकाल भी दिया ना जो कि आपके इंटरेस्ट में नहीं भी है, तो अनदर 8 भी पड़ा हुआ, ठीक है नहीं, उसमें। वो भी यहाँ पे नहीं ना था। अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो वी विल से कि 8 इज मैक्स ऑफ दिस रो, अच्छा इतने स्मॉल दूसरी बात सेक्शन का दूसरी बात ये है डिजाइन। कि जब आप एक और विंडो लेंगे ना जिसमें ये एलिमेंट, सॉरी ये भी तो आएंगे ना, ठीक है, यस, तो ये जो आपने अगर किसी वजह से रिमूव कर दिया ना, तो ये नेक्स्ट विंडो में आपको फिर इंक्लूड तो करना है, ठीक है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कि कुछ एलिमेंट्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की वजह से आउट होंगे और कुछ फिर भी आपको चाहिए होंगे क्योंकि आपने नेक्स्ट रो में जाना है। और अच्छा इसका ना इसका अगर हम क्विकली डिस्कशन में जाकर ना इसका वो देख लें कि लोगों ने किस किस तरह किया हुआ है, ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन, इसका तरह का ना एक क्वेश्चन था जो एक तो हीप के थ्रू हो रहा था, जो 1D रे में था। आई होप आपने किया होगा। वो 1D रे में था जिसमें हमने ना इतनी विंडो, हमें के साइज की एक विंडो गिवन होती थी, मतलब के की एक वैल्यू होती थी और हमें उसमें से मैक्स फाइंड आउट करना होता था विंडो को स्लाइड कर करके, मतलब वो सिर्फ 1D के लिए होता था। तो उसमें ना एक तो तरीका था मैक्स हीप के साथ, और एक आई डोंट रिमेम्बर, एक ना अब मुझे याद नहीं है, मुझे वो भूल गया है। उसमें एक उससे ज्यादा जो है ना हीप से भी ज्यादा एफिशिएंट वे है, आई गेस क्यू के थ्रू या स्टैक के थ्रू कुछ इसने किया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम उस क्वेश्चन को देखें ना तो ये बेस कर रहा है उस क्वेश्चन पे एग्जैक्ट। और एक मजे की बात ये है कि वो क्वेश्चन हार्ड था और यहाँ पे ये इजी है। चलिए तो कोई ये बात नहीं, इजी तो शायद ब्रूट मैटर नहीं फोर्स के करता। केस में हो सकता है। देखिए एक चीज़ ये होती है कि हम ना डिस्कशन में जाएंगे ना तो फॉर श्योर वहाँ पॉपुलर उसमें कोई ना कोई उन्होंने हिंट दिया होगा कि अच्छा, तो हम क्विकली स्किम कर लेते हैं क्या किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। अ, जब हम लर्न कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो हमें और लोगों का कोड भी देखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जो और लोग हैं वो किस तरह राइट करते हैं। अच्छा अब इसके अंदर आई थिंक ये इसने ब्रूट फोर्स लगाई हुई है। डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। दिस वन इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें फिर आपको लूप की बजाय, इसको लूप में भी कर सकते थे लेकिन उसने लूप की बजाय सिंपली ऐसे कर दिया है। आई गेस इवेंचुअली दिस इज आल्सो ब्रूट फोर्स। हाँ मतलब 3 by 3 है ना, तो इसलिए उसने कहा 3 वैल्यूज निकाल लूँ फिर उनमें मैक्स निकाल लूँ। तो बेसिकली ये हर दफ़ा वही बात है, 9n कर लेगा ना। हाँ नेस्टेड लूप है, एक तो इंडेंटेशन सही नहीं है तो लगता है एक ही लूप है लेकिन 2 लूप है, ठीक है। मतलब ये सिंपल ब्रूट फोर्स जैसा है उससे निकाला हुआ। अच्छा, ये 9n नहीं होगा। जस्ट क्विकली, जस्ट आई वाज लुकिंग कि ये इसने मैक्स दिया है 3 ग्रिड्स को लेके, ठीक है। तो पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, तो ये 27n होगा आई गेस। देखिए ये जो पी एन क्यू है ना, ये आपके डेटा पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और डेटा की अगर ये n/n का अगर इसने कहा था तो इसने n और m क्यों डिफाइन किया, एक मिनट इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। n ही है ना, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो ये जो n-2 और n-2 है ना, जो दो लूप उसने लगाए हुए हैं, उसको ओन बिग ओ नोटेशन में ऑफ मतलब उसके साइज ऑफ ग्रिड पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके इनर मोस्ट जो है वो तीन जो वैल्यूज कंप्यूट हो रही है, बेसिकली वो कांस्टेंट उसने कर दिया ना अंदर। आप देख रही हैं इस कोड को, ये जो तो बेसिकली जो मैक्स निकाला है ना, उसने एक लूप नहीं लगाया 3/3 पे, बल्कि उसने ना मैक्स के लिए ये कांस्टेंट टाइम में 9 वैल्यूज का मैक्स निकाल लिया इसने। तो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम भी ये कह रहे थे कि 9n नहीं कहलाएगा बल्कि n कहलाएगा। n का मतलब है कि n/n ग्रेड के टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसे आप n-2/n-2 नहीं कहेंगे, बिग ओ नोटेशन में n स्क्वायर ही होगा, मतलब मीन कि ये स्मॉल n की फॉर्म में बात करें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना n/n का, n/n। तो जितने एलिमेंट्स हैं अम, वो टोटल एलिमेंट्स जो है ना वो n स्क्वायर है। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्मॉल n में बात करें तो ये होगा। लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे वो बिग n में कह रहे थे, वो वही स्मॉल n जो था वो मतलब कैपिटल N is the total number of element in 2D array that is equal to n square, right? तो आप ये देखें कि ये लूप n-2 टाइम चलेगा, P n Q उसने कह दिया उसे, ठीक है। ये भी n-2 चलेगा, और ये जो है ना कांस्टेंट है जिसको हम 9 कह रहे थे यहाँ पर। हम बात कर रहे थे कि 9n क्योंकि स्केलर है, तो हम बेशक आप लूप से कर रहे हो बेशक इस तरह कर रहे हो तो इट विल नॉट काउंट, इसे O ऑफ n ही कहेंगे, ठीक है। सही। अच्छा अच्छा, ये मुझे वैसे अब क्लियर हुआ है कोड को देख के, तो गुड। इसमें कोई और देख ले, कोई इसमें मतलब कोई और एफिशिएंट सॉल्यूशन भी किसी ने किया हो। असल में यूजुअली तो बिग ओ नोटेशन में ना अगर आपको वो O ऑफ n कह रहा है तो दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। अच्छा मैं दोबारा वो ओपन कर ले कि अगर बिग ओ नोटेशन में everyone has done it with, क्योंकि वो fan is eventually the हाँ, constant carrying linear time complexity, so अब यहाँ पर भी देखें ना तो ये उनका मैक्स निकाल रहा है, मतलब ये आपके उस पर डिपेंड कर रहा है जो साइज ऑफ जिसको आप पॉपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रेड के उसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैक्स आप जिस तरह मर्जी निकालते हैं उससे ये दो दो वैल्यूज का हर वैल्यू के साथ ना मैक्स निकाल रहा है। अच्छा होता कि ये दो लूप लगा लेता और वो 9 वैल्यूज के ऊपर इटरेट करके सिंपल से 2-3 लाइनों में मैक्स निकाल के मैक्स रिटर्न कर देता। सोल्यूशन 2 देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। फिर इसने loop बता दिया आई गेस। हाँ उससे एक लेस और एक प्लस पे जाकर बेसिकली वही 9 वैल्यूज के ऊपर मैक्स लगा दिया जो हम कह रहे हैं, ठीक है। बजाय एक फंक्शन राइट करता है उसने इधर ये, और किस जगह पे राइट करना है किस जगह पे वैल्यू प्लेस होनी है उसको मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दे। मेरा हाल है ठीक है, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। some time complexity of n-2 स्क्वायर, अच्छा इसमें वो वाला n लिख के किया हुआ है, अब n/n को लेके आई गेस। हम लोग तो हाँ कैपिटल n बेसिकली कह रहे थे ना। बेसिकली n-2 नहीं कहलाएगी, वो n स्क्वायर ही कहलाएगी। वो n स्क्वायर्ड ही होगी बस। हाँ I guess it is taking that n/n as a n। हाँ बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हम सोच रहे हैं ना मिन हीप मैक्स हीप, सॉरी मैक्स हीप का कह रहे थे, उसमें फिर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी जो कि मेरे ख्याल अनडिजायरेबल होगी, ठीक है। चले हम इसको, और इवन देन वो लीनियर से बेहतर तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अगर इसमें हमें केव कहा होता ना, मतलब तब हम लोग को जो है इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इधर तो 3 इज अ कांस्टेंट ना, 3 की विंडो 3/3 की विंडो इज कांस्टेंट। लेकिन अगर उसने हमसे कहा होता कि k/k की विंडो फाइंड आउट करें, तो फिर हाँ इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तब शायद
मेरे जो ख्याल है है वो मेक बता सेंस, क्योंकि वर्स्ट केस में वो मतलब के अप्रोच करता है एन को, तो वो एन क्यूब बन जाता, दें। क्योंकि आपको उन एलिमेंट्स का मतलब इनर लूप में उन पे सबका मैक्स निकालना है। तो इट वाज बेटर कि अगर हम मैक्स ही बना लें तो वो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता। लेकिन ऑब्वियसली फिर कंप्रोमाइज ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाएगी। अच्छा, कोई और आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि इंटरेस्टिंग हो? मुझे आईडी नहीं। बेसिक सा क्वेश्चन है। जी, अगर आपके क्वेश्चन अगर है ऐसा जो हम डिस्कस कर सकते हैं तो आप उसको चैट में डाल दें, उसका लिंक। सर फराज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, मैं यहीं पे पूछ लूँ क्वेश्चन? आप एग्जिस्टिंग क्वेश्चन का पूछ रहे हैं या आपको कोई क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं जो आप चाह रहे हो? जनरल क्वेश्चन है। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम ये कोडिंग की प्रैक्टिस सी प्लस प्लस में क्यों कर रहे हैं, पाइथन में क्यों नहीं कर रहे? देखिए, लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, हम लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमने किसी एक लैंग्वेज में करना होता है तो हम, आपकी चॉइस है कि आप पाइथन में कर लें, मतलब इट डजेंट मैटर, इससे कोई असल फर्क में नहीं पड़ेगा। प्रेफरेबल क्या होता है? सी अगर जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ लोगों से सुना होगा कि सी प्लस प्लस सही है, कुछ कहते हैं मर्जी है। देखिए, आपको ना कोई बंदा इस वजह से रिजेक्ट नहीं करेगा कि आपको पाइथन नहीं आती है, आपको सी प्लस प्लस आती है या वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम यहाँ सीख रहे हैं, और उसमें मैडम फिजा जो है वो कोडिंग करती है पाइथन में, मैं ज़्यादातर कोडिंग करता हूँ सी प्लस प्लस में, ठीक है। लेकिन हम एक दूसरे की कोड को इतना इस हद तक समझते हैं कि कम से कम अगर मैं पाइथन में नहीं भी कोडिंग करता तो मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है उनके कोड को देखकर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज कि अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हो तो आपको डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कशन करनी है, तो आप लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि आप आइडिया डिपेंडेंट होते हैं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कोई बंदा अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है या कोड रिव्यू कर रहा है, तो आप कोड को जहन में, मतलब आइडिया को जहन में रखते हुए एटलीस्ट इतने काबिल होना चाहिए कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर लॉजिक को देख सकें कि उसने ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट की हुई या नहीं की हुई है, उस पर कोई सजेशन दे सकें। ये सिंटैक्स डिपेंडेंट नहीं होती चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपेंडेंट होती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है आना ठीक है सर, थैंक यू। चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये हार्ड क्वेश्चन है, सॉरी। कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों का है, मीन के अगर लीड कोड का कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं? चलें, अभी क्वेश्चन रीड करें, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ।
क्वेश्चन तो ये बड़ा सिंपल है। इसमें किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो आप बता सकते पूछ सकते हैं। अ, अच्छा, इसमें बेसिकली ना दो इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं, और ये कहा हुआ है कि ये स्टार्ट टाइम जो है वो एंड टाइम के इक्वल हो सकता है या उससे, मतलब स्टार्ट टाइम विल बी स्मॉलर देन द एंड टाइम, ठीक है। आपने बताना है कि दो इंटरवल्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो पहले आप लोग अपना आइडिया बता दें, फिर मैं इसको किस तरह देख सकते हैं। मैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, और ये इंक्लूसिव है टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि मतलब मैं हालांकि क्लोज इंटरवल जिसे कहते हैं कि वो जो एंड टाइम है वो इंक्लूडेड है। तो आप लोग अपना आइडिया देंगे कि आप लोग किस तरह सोच रहे हैं इस पर। सर अगर एंड टाइम जो है पहले इवेंट का जो है वो स्टार्टिंग इवेंट के फर्स्ट टाइम से ग्रेटर होगा तो इंक्लूसिव होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर मतलब जरूरी है कि इंक्लूसिव होगा, मतलब जरूरी है कि अच्छा यही तो हमने बताना है ओवरलैप करेगा या नहीं। हाँ हम्म। तो मतलब अगर फर्स्ट इवेंट जो है उसकी हमारे पास सेकंड एंट्री जो है वो इवेंट टू की फर्स्ट एंट्री से ग्रेटर होगी तो इसमें फिर हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। सही है। और अगर इसको हम देखें तो ये इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। एक तरीका हो सकता है इसको आप ये मिनट्स है, ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, राइट। ठीक है, तो इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर लें कि 1 आवर 7:15 जो है वो 75 मिनट्स बन जाएगा, राइट। क्योंकि आपने स्ट्रिंग से वो टाइम में भी तो कन्वर्ट करना ना। अच्छा, 2 का मतलब है कि 120, ठीक है। ये आपका एक इंटरवल इस तरह बन गया मिनट्स की फॉर्म में। ये जो दूसरा इंटरवल है ये बन गया 120 से 180 तक, ठीक है। मतलब मिनट्स की फॉर्म में देख लें। फिर तीसरा तैमूर ने कहा कि ये इसका जो एंड टाइम है इसके स्टार्ट टाइम के साथ ओवरलैप हो रहा है इस केस में। जैसे अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये इस तरह की चीज़ है। ये एक चीज 75 से स्टार्ट हुई 120 तक, 120 पे जो है ना ये अ, दोनों मतलब एक एंड हो रही है और एक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये 180 इधर आ गया। तो इस केस में अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कि किसको आप किसके एंड टाइम से कंपेयर करें, ठीक है। तो इसमें ना जिसका, क्योंकि दो ही इवेंट्स हैं, जिसका स्टार्ट टाइम अर्ली है ना उसके एंड को जिसका स्टार्ट टाइम लेट है उसके स्टार्ट से कंपेयर करें, ठीक है। मेक सेंस। क्योंकि अगर ये इस तरह होता कि नंबर इवेंट वन किसी और तरह होता, इवेंट वन इस तरह होता, ठीक है, तो इवेंट वन के एंड को आप इसके स्टार्ट से कंपेयर करने की कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। तो आपने हमेशा वो स्टार्ट करना है जिसका स्टार्ट टाइम अर्ली है, उसका एंड टाइम देखना है कि वो दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। आई थिंक द इजियर वे विल बी कि आप इंस्टेड चेक करें किसका स्टार्ट टाइम अर्ली है, बस और कंडीशन लगा दें कि इवेंट वन का एंड टाइम एंड इवेंट टू का स्टार्ट टाइम ओवरलैप कर रहा है, या फिर इवेंट टू का स्टार्ट टाइम सॉरी इवेंट टू का एंड टाइम एंड इवेंट वन का स्टार्ट टाइम ओवरलैप कर रहा है। ये और कंडीशन समझ नहीं आई, इसमें क्या करना है हमने। और कंडीशन में ना आपको पता है कि आपके पास सिर्फ दो ही इवेंट्स हैं। जब दो इवेंट्स हैं ना तो आपके पास या तो इंफॉर्मेशन इस तरह पड़ी होगी जैसे ये पड़ी हुई है, ठीक है। उस केस में व्हाट यू आर चेकिंग कि इवेंट वन का एंड टाइम जो है क्या ये ओवरलैप कर रहा है इवेंट टू के एंड टाइम से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न ट्रू करा देगा, और अदरवाइज आप दूसरी कंडीशन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका इवेंट वन और इवेंट टू इसी ऑर्डर में पड़े हो सकता है इवेंट वन आपका ये हो इवेंट टू आपका ये हो,
तो इस केस में यू विल यूज दी और कंडीशन की अगर दूसरी कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं मीट करी तो चेक दी सेकंड कंडीशन। क्या ये पॉसिबल है कि इवेंट 2 का एंड टाइम, क्योंकि फिर इवेंट आपका इवेंट 1 ये होता, लाइक इसको आप इवेंट 2 कहते, ये आपका इवेंट 1 होता, तो फिर आप कहते कि इवेंट 1 का एंड टाइम इस वाले दूसरे इवेंट का इज ओवरलैपिंग विद दिस इवेंट स्टार्ट टाइम। तो लाइक आप सिंपली मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो यू विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है सर। सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। मुझे स्क्रीन अलाउ कर देंगे शेयरिंग? तैमूर आप होस्ट हो। थैंक यू। और बना दिया आपको। डिस्कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं कि इसको गुस्सा करेंगे। क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है। इसमें किसी को क्वेश्चन ना समझ आया तो बताएं। सर समराइज कर दें। जी, तो ये ना इसमें आइटम्स दिए हुए हैं। दो आइटम्स के अंदर ना उसके अंदर एक मतलब इस तरह पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं। इसके अंदर वन एक एक वैल्यू है जिसका वेट दिया हुआ, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह रीड करना है कि पहला जो नंबर है उसकी वैल्यू होगी और दूसरी चीज के वेट होगी, ठीक है। इसी तरह आइटम टू की भी कुछ चीजें इस तरह। आइटम टू के अंदर भी वन पड़ा हुआ है जिस तरह आप यहाँ। तो रिजल्ट के अंदर बेसिकली आपने जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट टोटल वेट बताना है, मतलब जो आइटम वन आइटम टू का कंबाइन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रिटर्न टू डी इंटीजर है, रिटर्न के साथ जो वैल्यू और वेट हो, वेट being the sum of the weights of all elements items with value this, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको समझ आया? मैंने शायद बड़ा रफली एक्सप्लेन किया, लेकिन कि आपके पास वन जो है वो दोनों आइटम में प्रेजेंट था तो उसका टोटल वेट 6 है, ठीक है। फिर थ्री जो है वो
इसमें भी प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, टोटल जो है वो ये आ गया, ठीक है। और 4 जो है वो सिर्फ आइटम 1 में प्रेजेंट है, तो उसका जो वेट है वो आ गया, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल 2 को देखते हैं। 1 इसमें appear हुआ, उसका वेट 1 था, दूसरे में 3 है, ठीक है। तो 1 + 3 ये दोनों में अपीयर हुआ तो उसका वेट ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 दोनों में अपीयर हुआ, उनका कंबाइन वेट जो है 4 है। 3 दोनों में अपीयर हुआ, उसका कंबाइन वेट 4 है, ठीक है। मतलब मेरा ख्याल है ये बहुत ही इससे आसान क्वेश्चन जो है शायद हो नहीं सकता। तो आपके माइंड में क्या आता है? आपने रिजल्ट देना असेंडिंग ऑर्डर में, सिर्फ द ओनली थिंग इज कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में देना है, अदरवाइज तो आप कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं। मुझे तो हैश मैप ही आ रहा है। हाँ देखिए, ब्रूट फोर्स क्या होगी पहले ही देख लेते हैं क्विकली, अगर हम 1 मिनट में कर सकें। क्या आप पहले ये देखें, ये आइटम इसमें तो पड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आप पूरे में सर्च करेंगे, तो आप इसकी जो लेंथ है अगर वो n है और इसकी लेंथ m है, तो n टाइम m आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ब्रूट फोर्स की बात करें कि आप एक नंबर लेते हैं और दूसरे में सर्च करते हैं प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसको आप बेहतर कर सकते हैं कि आप O ऑफ n + m कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? जैसे तैमूर ने कहा कि आप एक हैश मैप बना लें, जो नंबर अपीयर हुआ है वो की बन जाएगा, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, और उसका वेट जो है उसकी वैल्यू बन जाएगा, की उसकी वैल्यू होगी और की वैल्यू पेयर में वैल्यू जो होगा उसका वेट होगा, ठीक है। तो जितनी आपकी यूनिक कीज होंगी, अगर वो पहली दफा की बन रही है तो उसका जो वेट है वो ऐड हो जाएगा। अगर पहले से की एग्जिस्ट करी है तो वो, जैसे 1 यहाँ पर जो है 5, जब आइटम 1 में भी प्रेजेंट था तो वो ऑलरेडी की प्रेजेंट थी, तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग की के अगेंस्ट। तो जितनी आपके पास कीज होंगी, अब बात ये रह जाएगी कि उसको सॉर्ट करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके लिए आप ना, जिस तरह अनऑर्डर मैप होता है उस तरह मैप भी बना सकते हैं जो अपने आप को सॉर्ट कर लेता है कीज की रिस्पेक्ट से। तो आपको खुद भी सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर उस पर आइटरेट करके जो मैप होगा उससे आप रिजल्ट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। मैडम फिर आप कुछ ऐड करेंगे? चले मैडम, मेरे ख्याल से चलेगी। फराज, जी आप कोई अपनी कमेंट्स देना चाहो, या हसनैन, तैमूर आपकी तरफ से? मुझे तो क्लियर हो गया सर। सही है। तो मुझे भी क्लियर हो गया टाइम समझ भी में आ रहा है। एंड हो गया। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी हो गया है। सही हो गया, ठीक है। चले, थैंक यू यार आप लोगों को। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।